कोमल हॉल में बैठी अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। तभी सरला अपनी बहू कोमल से कहती है, अरे बहू, तुझे याद है ना, आज बहू आ रही है तो तू अजय और बहू के लिए कुछ अच्छा बना दियो। हाँ माँ जी, मुझे याद है देवर जी और देवरानी जी आ रहे हैं। हाँ, उन दोनों के लिए कुछ अच्छा बना दे ताकि उन दोनों का दिल खुश हो जाए। सरला के घर आज उसकी छोटी बहू आने वाली थी और सरला भी काफी खुश थी और वह भी घर की साफ सफाई और खाने पीने में लगी हुई थी। तभी देर शाम सरला की बहू चंदा और बेटा अजय आता है। सरला भी अपनी छोटी बहू और अपने बेटे की नजर उतारती है। अरे अजय, छोटी बहू आ जा। कैसा है मेरा लाल, कितना दुबला पतला हो गया है। अरे कोई बात नहीं माँ जी, आपके हाथों का आलू का पराठा खाकर देवर जी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। हाँ ये तो है बहू, कुछ ही दिनों में अपनी माँ के हाथ का खाना खाकर तंदुरुस्त हो जाएगा एकदम मेरा बेटा। सरला अपने बेटे बहू के आने से बहुत खुश थी, लेकिन तभी सरला के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सरला, क्या बात है, तेरी छोटी बहू आई है और तूने मुझे बताया भी नहीं। अभी अभी तो आई है और ना जाने तुझे कहाँ से भनक लग गई। वैसे तेरी बहू तो चाइना से आई है ना, तो चाइनीज बोलना तो आता ही होगा, क्यों बहू, सही कहा ना? चिंग यंग चिंग झांग जुवी। हाँ विमला काकी, चाइनीज तो मैं सीख गई हूँ, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं आप लोगों से चाइनीज में बात करूँगी तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। अरे बहू, नहीं समझ पाएंगे तो तू सिखा दियो। वैसे भी तूने आगे की 2 लाइन बोली है ना, वो मुझे समझ नहीं आया। अरे माँ जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे देवरानी जी चाइनीज में गाली दे रही हैं हमें। अरे नहीं नहीं, तुझे तो ठीक से हिंदी भी नहीं आती। अब मेरी छोटी बहू को चाइनीज आती है तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे नहीं नहीं माँ जी, देवरानी जी चाइनीज बोले या इंग्लिश या गूंगी हो जाए, मुझे क्या मतलब, मुझे कुछ नहीं पता है, उसका तो मैं जवाब भी नहीं दे पाऊंगी। अच्छा चल बहू, चल अब बहुत हो गया, अब जाकर किचन में काम कर। कोमल तो अपनी सास की बात सुनकर किचन में काम करने चली जाती है, लेकिन इधर सरला देखती है कि उसकी बहू ना जाने क्या खुद से बोले जा रही है। चिंग योंग चुनियान, माँ जी देख रही हैं और मुझे भी लग रहा है कि मुझे चाइनीज बोलनी आ गई है, लेकिन इन्हें कौन बताएगा कि मुझे चाइनीज का चा भी नहीं आता। बहू, अभी अभी तूने मुझसे कुछ कहा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि तूने मुझसे क्या कहा। यही माँ जी कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आपको भी सिखाऊं क्या? चंदा को चाइनीज आती नहीं थी, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए चाइना घूमने क्या जाती है, ना जाने क्या क्या बोलकर अपनी सास और जेठानी सबको ही बेवकूफ भी बना रही होती है। लेकिन सरला और विमला कोमल, इन्हें लगता है कि चंदा सचमुच चाइनीज सीख चुकी है। अब अगले दिन सरला और विमला बाजार जाने के निकल रहे होते हैं। तभी चंदा भी अपनी सास के साथ बाजार जाने की जिद करने लगती है। यू वांग चीचू बाजार यांग योंग योंग, मैं कह रही हूँ कि मुझे बाजार जाना है। अरे सरला, तेरी बहू क्या फराटेदार चाइनीज बोलती है, लेकिन मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे चाइनीज में गाली दे रही है। नहीं नहीं काकी, भला मैं आपको गाली क्यों दूंगी? अच्छा, सारी बातें यहीं करनी है या बाजार भी चलना है? चल ले बहू, अगर तुझे बाजार चलना है तो चल। अब सरला, विमला और चंदा तीनों बाजार के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा होता है और चंदा जब से आई थी वो घर के कोई भी काम नहीं करती और बस ऐसा दिखाती कि वो मॉडर्न हो गई है और उसके खान पीन में भी बदलाव था। एक रोज कोमल अपनी देवरानी के लिए खाना लेकर आती है। माँ जी, मैंने सबके लिए खाना लगा दिया है, चलिए आप भी जल्दी से खा लीजिए। हाँ बहू, भूख तो बहुत जोरों से लगी है। वैसे बनाया क्या है? छोले भटूरे बनाए हैं माँ जी, खा कर देखिए कैसे बने हैं। खांग चू लेन वी चीचू, मुझे नहीं खाना इतना ऑयली खाना, आप लोग ही खाइए। लेकिन देवरानी जी, आपको तो ये छोले भटूरे पसंद है ना? हाँ पसंद था, लेकिन जब से मैं चीन से आई हूँ, वहाँ की लड़कियों की पतली कमर देखी, तब से तो मैंने सोच लिया है कि मेरी पतली कमर इतनी स्लिम हो सकती है। एक तो तू ये फारसी बोलना बंद कर, दूसरा ये कि वहाँ की लड़कियों का शरीर ही ऐसा होता है, उनकी कमर इतनी पतली होती है कि पूछो ही मत। अब तू तो चीन घूम के आ गई ना, तो अब वहाँ की राग अलापना बंद कर। पता नहीं क्या ची चू चा करती रहती है। माँ जी, देवरानी जी को चाइना का भूत चढ़ गया है और कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्हें ये भी तो सोचना चाहिए ना कि इन्हें यहाँ रहना है। कोमल और सरला दिन ब दिन चंदा से परेशान हो रहे थे, क्योंकि चंदा को तो चाइनीज का भूत सवार था और चाइना की तरह ही बनाना भी चाहती थी। ये सब कुछ बहुत समय से सरला का बेटा अजय देख रहा था और एक रोज वो अपनी पत्नी चंदा से समझाते हुए कहता है,
चंदा मुझे पता है, हम चीन घूमने जो गए थे ना, वहाँ बहुत अच्छे लोग मिले थे हमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की चीजें हम यहाँ करें और लोगों को परेशान करें। अजी मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे ऐसे बोल रहे हो? नहीं नहीं, गलती तुम्हारी थोड़ी है, गलती तो माँ की है, भाभी की है, विमला आंटी की है, और बाकी के जो तुम्हारी भाषा को समझ नहीं पाते ना, जिनको तुम बेवकूफ बनाती हो, उनकी गलती है। ऐसा नहीं है, मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रही हूँ, बल्कि वो तो खुद ही मूर्ख है। मूर्ख वो नहीं, तुम हो। आज के बाद मैंने तुम्हें माँ और भाभी को परेशान करते हुए देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे क्या हुआ बेटा, तू बहू को क्यों सुना रहा है? अब वो चीन से आई है तो वो उसका शौक तो उसको रहेगा ही। यही सब सोचकर मैंने आज तक बहू से कुछ नहीं कहा। सरला ये बात बोल ही रही होती है, तभी वहाँ कोमल भी आ जाती है और कोमल भी अपनी देवरानी को समझाते हुए कहती है, देवरानी जी, आपको चीन के लोगों का रहन सहन पसंद है और आप यहाँ उनका रहन सहन अपनाना चाहती हैं। लेकिन मुझे ये पहले से ही पता था कि आपको चाइनीज बोलनी आती ही नहीं है। आप चाइनीज में कुछ भी बोले जा रही हैं। वो आपको भी नहीं पता था कि आप क्या बोल रही हैं। जब आप कमरे में ये बात अपने आप से कह रही थी तो मैंने सुन लिया था। थोड़ी सी शर्म आई है सुनकर? हाँ, देखा, सब जानते थे कि तुम उनके साथ क्या क्या कर रही हो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे नहीं पता था कि आप लोग जानती हैं कि मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो चाइनीज नहीं है। अरे हम तो एंजॉय कर रहे थे, हमें भी अटपटी भाषा पसंद आ रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही चंदा को अपनी गलती का एहसास तो हुआ ना। हाँ बहू, मैं तो तेरी इस बोली को सुनकर बहुत हंसी हूँ, लेकिन अब तो तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, तो तू चीन को भुलाकर भारत लौट आ जा। माँ, अगर आज के बाद इसने चीन भाषा में कुछ भी बोला तो घर से तो ये बाद में जाएगी। पहले इसको मैं तलाक दूंगा। नहीं नहीं, अब तो गलती से भी गलती नहीं होगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। देर से ही सही लेकिन चंदा के सर से चीन का भूत उतर जाता है और चंदा पहले जैसी होती है, वरना तो ना जाने उसने अपनी सास और जेठानी को क्या क्या बोलकर परेशान कर रखा था। ममता की बहू रिया सावली होने के साथ अपने साथ दहेज में 1 रुपया नहीं लाती तो क्या, वो अपने साथ अच्छी किस्मत लाई जिससे उसकी सास उसे अपना लेती है, या फिर ममता को दहेज में पैसे वाली बहू चाहिए थी, जिसकी वजह से ममता अपनी बहू के साथ क्या करने वाली थी। चलिए जानते हैं इस कहानी में। रिया की शादी को 5 दिन हुए हैं और इन 5 दिनों में ही ममता अपनी बहू रिया को कई ताने दे चुकी थी, क्योंकि रिया का रंग थोड़ा सांवला था और तो और उसके घर वालों ने कोई दहेज भी नहीं दिया था। ऐसे में ममता कोई मौका नहीं छोड़ती थी रिया को ताने देने का। एक रोज सुबह 5 बजे ही ममता अपनी बहू के कमरे का दरवाजा पीटते हुए रिया से कहती है, बहू उठी नहीं तू अभी तक? ये तेरा ससुराल है, तेरे बाप का घर नहीं जो अब तक सोई हुई है। तभी रिया अपनी सास की आवाज सुनकर अपने कमरे से निकल कर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं आ ही रही थी। हाँ हाँ मुझे पता है, चल अब जाकर खाना बना। रिया अपनी सास के कहने पर खाना बना रही होती है कि तभी कुछ समय बाद ममता को एक कॉल आता है, जो लड़के वालों का कॉल था, ममता की बेटी रूहानी के लिए, जिसका रिश्ता करीब 2 सालों से हो नहीं रहा था। और ये सुनकर ममता खुशी से अपने बेटे रोहित से कहती है, रोहित, अपनी रूहानी का रिश्ता पक्का हो गया, लड़के वाले मान गए हैं, उन्हें लड़की पसंद है। ये बहुत अच्छी बात है माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, अपनी छोटी की शादी है। पास में बैठी रूहानी भी अपनी माँ से कहती है, माँ, भाभी के आने से अपने घर में कई खुशखबरी आई है। भले ही भाभी दहेज में कुछ भी न लाई हो, लेकिन वो अपने साथ दहेज में किस्मत बड़ी भाग्यशाली लाई है। वो क्यों किस्मत लाएगी साथ? उसके आने से नहीं हुआ है ये सब, ये तो हमारे अच्छे कर्मों का फल है। माँ, मुझे भी लगता है कि रिया अपने साथ में दहेज में किस्मत लेकर आई है। जब इसका चेहरा ही इतना काला है तो उसकी किस्मत कौन सी अच्छी होगी? जैसी शक्ल वैसी किस्मत। माँ, अगर भाभी की जगह मैं होती तो भी क्या आप ऐसे ही बोलती? ऐसे कैसे हो जाती तू सांवली या फिर काली? उसकी तो पैदाइश ही ऐसी है। घर वालों का ये मानना था कि रिया की किस्मत अच्छी है, उसके आने से बहुत सी चीजें अच्छी हुई हैं, लेकिन ममता ऐसा नहीं मानती थी। देर शाम जैसे ही रोहित ऑफिस से घर आता है, वैसे ही वो सबसे पहले रिया को मिठाई खिलाते हुए कहता है, रिया, अब तो मानना ही पड़ेगा कि वाकई तुम दहेज में अपने साथ भाग्यशाली किस्मत लेके आई हो।
पहले बताओ तो किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? मेरा प्रमोशन हो गया है। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया हमारे साथ भी खुशियाँ बांट लो। हाँ क्यों नहीं माँ, ये आप खाओ और ये तेरा छोटी। ममता को तो इस बात का बहुत बुरा लगता है कि रोहित पहले रिया को मिठाई खिला देता है, उसे नहीं। जिस पर ममता रोहित से कहती है, जा जाकर अपनी बीवी को ही खिला और उसके ही गुण गा। माँ खुशी के मौके पे क्या लेकर बैठ जाती हो? ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता। और इसकी किस्मत से तो कुछ भी होने वाले भी हो तो पहले ही कुछ अशुभ हो जाए। माँ हमने ये थोड़ी ही कहा था कि हम भाभी की किस्मत से जी रहे हैं। हमारे कहने का मतलब था कि उनकी किस्मत अच्छी है और उनका इस घर में आना शुभ है। ये बातें चल ही रही होती हैं, तभी ममता से मिलने कांता आती है, जो कि ममता की पड़ोसन है। और वो रोहित के हाथों में मिठाई का डब्बा लिए देखकर रोहित से कहती है, किस खुशी में मिठाई खिला रहा है? इसका प्रमोशन हुआ है इसकी मेहनत से, और ये कह रहा है इसकी बीवी की वजह से इसका प्रमोशन हुआ है, क्योंकि वो दहेज में कुछ नहीं लाई लेकिन किस्मत जरूर लाई है। हाँ सही तो कह रहा है रोहित। तेरी बहू दहेज में कुछ लाए या ना लाए, किस्मत तो जरूर लाई है। तभी तो तेरी बेटी का रिश्ता भी पक्का हो गया है और अब रोहित का प्रमोशन भी हो गया है। तो किस्मत तो तेरी बहू की वाकई में अच्छी है। तू भी इनके साथ शामिल हो गई। मैं तो सच ही कह रही हूँ, जो मुझे दिखा, वरना इतने सालों में तो मैंने कुछ अच्छा नहीं सुना तेरे घर के बारे में। अगले दिन ममता आंगन में बैठी होती है, तभी रिया को पोछा लगाता हुआ देखकर ममता अपनी बहू को ताने मारते हुए कहती है, मेरे घर वाले तो पागल हो गए हैं, ना जाने किस्मत लेकर बैठे हैं। इनके बाप ने दहेज तो दिया नहीं, किस्मत कहाँ से देंगे। ममता वहाँ से उठकर गेट के बाहर ही जा रही होती है कि तभी रिया अपनी सास से कहती है, माँ जी आप अपने कमरे में चले जाइए, क्योंकि वहाँ मैंने पोछा लगा दिया है। हाँ हाँ, अब तो कुछ समय बाद ही मुझ पर भी हुक्म चलाने लगेगी। जैसे ही ममता अपने कमरे में जाने लगती है, वैसे ही वो बाहर शोर सुनती है कि किसी ने कांता की चैन छीन ली है। ये सुनकर ममता हैरान रह जाती है, क्योंकि कांता तो ममता के घर आ रही थी, लेकिन उससे पहले ममता दरवाजे पर बैठने जा रही होती है। ऐसे में ममता अपनी चैन को देखकर कहती है, आज तो जान बच गई, नहीं तो कांता की जगह मेरी चैन जाती। क्या सच में मेरी बहू अपने दहेज में किस्मत लाई है? उसके कहने पर ही मैं कमरे में गई, नहीं तो घर से बाहर जा रही थी। ममता ये सोच ही रही होती है कि तभी कांता रोते हुए ममता के पास आती है और उससे कहती है, ममता देख, मैं तेरे घर के पास ही आ रही थी, लेकिन 2 बाइक पर चोर आए और उन्होंने मेरी सोने की चेन गले से खींच ली। सुनी मैंने तेरी सारी बातें। अगर आज तू नहीं जाती तो मैं भी बाहर जा रही थी, लेकिन बहू ने कहा कमरे में चले जाओ और मैं कमरे में चली गई। और तू कहती है कि तेरी बहू की किस्मत बहुत बुरी है। वो तो अपने साथ दहेज में वाकई खुशियाँ लेकर आई है, तू मान या ना मान, लेकिन मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ममता अब क्या करूँ मैं? रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया। सोच, तेरी जान तो बच गई ना। अब जैसे ही ये बात रोहित और रूहानी को पता चलती है, वो भी रिया की किस्मत का होना बता रहे थे कि वाकई रिया की किस्मत इतनी अच्छी है। लेकिन ममता तो अब भी उसकी किस्मत को कोस ही रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी लगता है कि ये रिया की वजह से ही हुआ है। अगर वो नहीं टोकती तो शायद कांता की जगह ममता बाहर होती और उन चोरों की शिकार हो जाती। अगली सुबह सारा काम हो जाने के बाद ममता अपनी बहू रिया से कहती है, बहू तेरा काम हो गया हो तो जाकर मार्केट से सब्जी लेकर आ। माँ जी वो थोड़े कपड़े धोने हैं, वो कर लेती हूँ, उसके बाद ही जाऊंगी। आकर घर का काम हो जाएगा, तू पहले बाहर का काम निपटा ले। रिया अपनी सास की बात ना मानकर कपड़े धोने में बिजी हो जाती है और कुछ समय बाद ममता सीढ़ियों से उतरते हुए एक बार फिर रिया से कहती है, बहू तुझे मैंने कहा ना कि जाकर मार्केट से सब्जियां ले आ, शाम हो जाएगी। बस माँ जी कपड़े छत पर डाल दो, फिर मेरा काम हो जाएगा। ये कहकर रिया छत पर जा ही रही होती है और ममता नीचे आ रही थी। तभी ममता कांता की आवाज सुनकर जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करने लगती है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी रिया अपनी सास को लड़खड़ाते हुए देखकर उनका हाथ पकड़ लेती है और रिया अपनी सास को बचा लेती है। दूसरी तरफ से कांता भी घर आती है
तो ममता को देखकर कहती है। ध्यान से ममता। ये देखकर ममता कि वो गिरने से बच गई और उसकी जान रिया ने बचाई है, वो हैरान रह जाती है और उसे समझ आ जाता है कि अगर अभी रिया घर पर नहीं होती तो वो सीढ़ियों से ही गिर चुकी होती। और अब दोनों ही नीचे आते हैं और कांता ममता से कहती है, देखा तूने, मैंने कहा था ना कि तेरी बहू दहेज में कुछ लाई हो या ना लाई हो, लेकिन अपने दहेज में इतनी अच्छी किस्मत लाई है। हाँ, आज मैं मान गई कि मेरी बहू ने दहेज के सामानों से मेरे घर को नहीं भरा, लेकिन उसकी अच्छी किस्मत से इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इस तरह ममता को एहसास होता है कि उसकी बहू दहेज में किस्मत लाई है और उसके आने से उसके घर में सिर्फ खुशियाँ ही आई हैं। प्रमोद अपने बेटे सूरज और अपनी बीवी ममता से बोलता है। हमें घर मिल गया है, वहाँ के लोग भी मुझे ठीक ही लगे और घर भी ठीक ही है और किराया भी कम ही था, इसलिए मुझे ठीक लगा तो मैंने हाँ कर दिया। हम वहाँ आज ही शिफ्ट हो सकते हैं। चलो, एक काम तो अच्छा हुआ कि हमें घर मिल गया, वरना 2 दिन से हम यहाँ सड़क पे रह रहे थे। मुझे माफ करना, मुझे पहले ही शहर आकर देख लेना चाहिए था। अगर मैं पहले ही ये सब पता कर लेता तो तुम दोनों को परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मुझे माफ कर देना। पापा, आप माफी क्यों मांग रहे हो? आपने तो हमारा ही भला सोचकर शहर आने का सोचा, और वैसे भी सबसे बड़ी परेशानी तो घर की थी, वो तो मिल ही गया ना। अब तो सब ठीक हो ही जाएगा। हाँ सूरज ठीक कह रहा है। अच्छा जरा ये बताओ घर कैसा है, मतलब ठीक तो है ना? हाँ, घर तो ठीक ही है। हर जगह इतना किराया था, इसलिए मैंने बस एक कमरा ही लिया है। और वैसे भी हमारा घर तो बन ही रहा है ना, जैसे ही घर पूरा बन जाएगा हम वहाँ चले जाएंगे, ठीक है ना? क्या बस एक कमरा? तो मैं खाना कहाँ बनाऊंगी? खाना बनाने के लिए तो रसोई होनी चाहिए ना। ममता, जरा बात को समझो। गांव से हमें अचानक बस इसीलिए आना पड़ा क्योंकि हमारा घर बन रहा था, और वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन रहा था, वरना तो हम घर बनने के बाद ही आते हैं, है ना? हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें कौन सा वहाँ हमेशा के लिए रहना है, थोड़े दिन एडजस्ट कर लेंगे। घर बनाना जरूरी है ना, बस वो बन जाए फिर परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं खाना कहाँ बनाऊंगी? उन्होंने घर दिया है किराए पर, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हमें किराए पर रसोई भी देंगे। आप भी ना बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर लेते हो। ये घर हमारे घर के सबसे ज्यादा पास है, इसलिए मुझे ठीक लगा। और वैसे भी जिनसे मैंने कमरा किराए पर लिया है वो भी वही रहते हैं। नीचे उनका घर है, ऊपर वाला कमरा हमारा है। वहाँ कोई रसोई थी ही नहीं, इसलिए मैं क्या करता, बिना रसोई के ही मैंने कमरा ले लिया। माँ मेरी बात तो सुनो, कमरा तो है हमारे पास, तो आप कमरे में ही खाना बना लेना। दोनों बाप बेटे एक से बढ़कर एक हैं। जब कमरे में खाना बनेगा तो दोनों भागोगे कमरे से। ममता की बात तो सुन लेते हैं दोनों, लेकिन उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं और वहाँ पर रहने चले जाते हैं। 2 दिन तो ममता कमरे में ही खाना बनाती है, लेकिन जब सूरज और प्रमोद को कमरे में खाना बनाने से परेशानी होती है तो वो भी ममता की बात को समझते हैं। सबकी परेशानी देखकर ममता घर की मकान मालकिन सुनीता के पास जाती है और उनसे बोलती है। बहन जी, आपसे एक मदद चाहिए थी। बोलो, अब क्या मदद चाहिए? देखिए, उस एक कमरे में रहना और खाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप हमें अपनी रसोई भी किराए पर दे देती तो बहुत अच्छा हो जाता। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? मुझे तो पहले ही पता था ये सब होना ही है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था तुम्हारे पति को कि ना ले ये कमरा, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब भुगतो। और हाँ, मैं अपनी रसोई किराए पर नहीं दूंगी। बहन जी, हमें किसी भी चीज में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रसोई नहीं है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप हमें अपनी रसोई किराए पर दे देंगी तो हमारी भी परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतना बोल रही हो तो किराए पर दे देती हूँ रसोई, लेकिन रसोई में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी गंदगी दिखाई देती है तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सुनीता ममता की बात को मान लेती है और अपनी रसोई ममता को किराए पर दे देती है। अगले दिन सुबह सुबह ममता रसोई का सारा सामान लेकर सुनीता की रसोई में जाती है। वहाँ सुनीता भी खाना बना रही होती है। सारा सामान देखकर सुनीता बोलती है, अरे अरे, ये क्या है? सारा सामान क्यों ले आई तुम? ये रसोई तुम्हें मैंने किराए पर दी है। हाँ बहन जी, किराए की रसोई है, तभी तो मैं यहाँ सामान भी ले आई। अब रसोई का सामान रसोई में ही होना चाहिए ना, इसलिए ही तो लेकर आई हूँ मैं। किराए की रसोई है ये, आपके पिताजी की नहीं, जो सारा सामान लेकर आ गई हो। जिसकी जरूरत है वो सामान लाओ और खाना बनाकर जाओ।
खुद की रसोई नहीं है जो जब मन चाहा आ गई, ठीक है ना? लेकिन कल ही तो आपसे बात हुई थी और किराए की रसोई के लिए आप मान भी गई थी, तो आज आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? यहाँ सारा सामान मैं आपसे पूछ कर ही तो लाई हूँ ना। नहीं, मैंने बस किराए की रसोई के लिए हाँ बोला था, ये नहीं कि तुम यहाँ किराए की रसोई के नाम पर अपना घर ही बसा रही हो। जाओ यहाँ से, पहले मैं खाना बना लूंगी, फिर तुम खाना बना लेना। और हाँ, खाना बनाने के बाद पूरी रसोई को भी अच्छे से साफ करना है तुम्हें, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन आप थोड़ा जल्दी खाना बना लेना, क्योंकि सूरज को थोड़ा काम है बाहर, इसलिए उसे जाना है। और अब उसे ऐसे भूखे पेट तो भेज नहीं सकती ना, इसलिए। तुम्हारे बोलने से नहीं होगा यहाँ। जब मेरा खाना बन जाएगा तो बता दूंगी मैं, तभी आना। ये तुम्हारी किराए की रसोई है, तो तुम इस पर ज्यादा हक मत जताओ। सुनीता की बात ममता को तो बुरी लगती है, लेकिन मजबूरी में ममता को सुनीता की बात से सहमत होना ही पड़ रहा था और वो सुनीता की बात मान लेती है। जब सुनीता रसोई से बाहर जाती है, उसके बाद ही वहाँ जाकर ममता खाना बनाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है और किराए की रसोई में खाना बनाना ममता के लिए दिन प्रतिदिन और भी मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जल्दबाजी में ममता खाना बनाने के बाद रसोई को बिना साफ किए ही वहाँ से चली जाती है। बाद में जब वहाँ सुनीता आती है और ऐसे बिखरी हुई रसोई देखती है तो ममता के पास जाती है और बोलती है, ममता, तेरी रसोई किराए की थी, लेकिन तुझे पता है ना मैंने तुझे रसोई किराए पर क्यों दी थी? हाँ पता है, आपने मेरे बोलने पर ही मुझे किराए पर रसोई दी थी, लेकिन आप ऐसे अचानक से क्यों पूछ रही हो? क्या हो गया ऐसा भी? हुआ ये है कि तू रसोई को गंदा ही छोड़कर आ गई है। तुझे मैंने बोला था ना, किराए की ही भले, लेकिन रसोई तो तेरी ही है, साफ करना तेरा फर्ज बनता है ना, तो साफ क्यों नहीं किया तूने? अगर आप ये बात मुझे बोल रही हो तो ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि किराए की रसोई ही सही, लेकिन मेरी भी रसोई है ना, तो मैं इसे अभी साफ करूं या थोड़ी देर बाद साफ करूं, इसमें मेरी भी तो मर्जी होगी ना। अच्छा, अब तू मुझे तेवर भी दिखा रही है। ये तेवर तब कहाँ गए थे जब तू मुझे रसोई किराए पर लेने आई थी? तब तो बड़ी मिन्नत कर रही थी कि रसोई किराए पर दे दो, और जब मिल गई तो ठाट भी चाहिए। देखिए, अब ना आपका ज्यादा हो रहा है। मैं रोज ही रसोई को साफ कर देती हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ काम था इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो आप मुझे इतना क्यों सुना रही हो? आप खुद ही क्यों नहीं कर देती? आपकी भी तो रसोई है ना, तो खुद ही कर लो साफ, अपना टाइम भी बच जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि तुझे किराए पर रसोई देकर मैंने भी कोई बड़ी गलती कर दी। तभी तो देखो, किराए की रसोई मिलते ही तेवर भी बदल गए तेरे। तो तेवर मेरे नहीं, आपके बदले हैं। किराए की रसोई थी मेरी, लेकिन आप तो ऐसे बर्ताव कर रही थी मेरे साथ जैसे मैं रसोई को साफ करने वाली हूँ, जबकि हम आपको किराए के पैसे भी दे देते हैं। दोनों में काफी देर तक बहस होने लगती है और धीरे धीरे बात भी आगे बढ़ने लगती है। बात लड़ाई में बदल ही रही होती है कि तभी वहाँ प्रमोद और सूरज आ जाते हैं। दोनों को ऐसे बहस करता देख प्रमोद बोलता है, आप दोनों ऐसे बहस क्यों कर रहे हो? देखिए ना, हमारी ही किराए की रसोई थी और हमें ही सुना रही है। हमने किराए पर ली है तो हम पैसे भी तो देते हैं ना, लेकिन ये तो हमारे संग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हमें खरीद ही लिया हो इन्होंने। अच्छा, अब रसोई किराए की है तो सुनना भी पड़ेगा ना। पहले तुम्हारे पति ने आकर कमरे की बात बोली थी और फिर तुम आकर मेरी रसोई को किराए पर लेने की बात बोल रही हो, तो मैं कुछ बोलूं भी ना? ठीक है आंटी, किराए की रसोई थी ना, तो अब हमने अपनी रसोई और घर दोनों ही ले लिया है, तो अब हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। चलो, इतनी सारी परेशानी में एक चीज तो अच्छी ही हुई है, अब हम अपने घर जा रहे हैं। ममता अपने परिवार के साथ अपने घर में रहने के लिए चली जाती है और इतने दिनों तक किराए की रसोई में खाना बनाना ममता को बहुत भारी पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।